दोस्तों, आज फिर बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, संपत्ति से जुड़े हुए टॉपिक पर कि रजिस्ट्री करवाने से पहले हमें किन किन दस्तावेजों को देखने की जरूरत होती है अगर हम किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हमको उसकी रजिस्ट्री करवाना जरूरी होता है, और रजिस्ट्री करवाने जब हम जाएं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो संपत्ति हम खरीद रहे हैं, जो संपत्ति हमारे पास आ रही है, तो उस संपत्ति में क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। और अगर आप ये गलती कर लेते हैं कि बिना दस्तावेजों को जांचे, बिना दस्तावेजों को चेक किए उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, पैसा दे देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने एक डिस्प्यूट को, एक विवाद को अपने घर पर लेकर आए हैं और पैसे देकर एक आफत मोल ली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जमीन जायदाद से, संपत्ति से संबंधित हमने रजिस्ट्री करवाने से लेकर दस्तावेजों की जांच करने तक आपको सही जानकारी दी है, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल से इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़ जाइएगा। दोस्तों, इससे संबंधित हमारे YouTube चैनल पर पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। इससे संबंधित यानी कि संपत्ति को खरीदने या बेचने से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखें, पैसा किस तरह से दें, रजिस्ट्री कैसे कराएं, कौन कौन से दस्तावेज चेक करें, पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। यानी कि कई तरह के कई वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्री की, यानी कि केवाला की, जो कि किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर हम करवाते हैं और वहां पर संपूर्ण कागजात लेकर उस व्यक्ति को पैसा देकर उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो संपत्ति की खरीद और बेचान दो लोगों के बीच होता है। एक सेलर होता है जो कि ओनर होता है, उस संपत्ति का मालिक होता है। दूसरा व्यक्ति बायर होता है, खरीदार होता है, और वह व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदता है। इसलिए संपत्ति का खरीदार या क्रेता कह सकते हैं। अब किसी भी संपत्ति को बेचने वाले कई हो सकते हैं और संपत्ति को खरीदने वाले भी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। कई संपत्ति ऐसी ही होती है जो कि बाप बेटे के नाम से ज्वाइंट होती है, पति पत्नी के नाम से ज्वाइंट होती है, या दो भाइयों के नाम से वो संपत्ति होती है। उसी प्रकार किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए पति पत्नी मिलकर खरीद सकते हैं, बाप बेटा या भाई भाई मिलकर खरीद सकते हैं। तो संपत्ति खरीदने के बाद जो सेल डीड बनती है, जो केवाला बनता है, जो रजिस्ट्री बनती है, या जिसको विक्रय पत्र हम बोलते हैं, तो ये किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर हमको रजिस्टर्ड करवाना होता है। लेकिन उससे पहले उस संपत्ति से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट हमें देखने चाहिए, किस तरह की संपत्ति में किस तरह के डॉक्यूमेंट रिलेटेड होते हैं, चैनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट किस प्रकार से होती है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आमतौर से संपत्ति को बेचने वाला लापरवाह होता है, वह तमाम डॉक्यूमेंट को संभाल कर नहीं रखता और वो ये सोचकर चलता है कि वह उस संपत्ति का मालिक है। लेकिन तकलीफ आती है क्रेता को, यानी कि जो संपत्ति खरीद रहा है उसको। अगर उसको भविष्य में किसी भी तरह के चैनल डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है या उस संपत्ति से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट कम होता है, तो बाद में वह कई मुश्किलों में, कई तरह की आफत में गिर सकता है। और दोस्तों, मैंने 24 इयर्स के रियल एस्टेट में अपने एक्सपीरियंस से ऐसे कई मैटर साक्षात देखे हैं जिसमें किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद क्रेता ने जब उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवा ली है और उस संपत्ति के तमाम दस्तावेज भी अपने पास लेकर रख लिए हैं, लेकिन बाद में एक भी डॉक्यूमेंट उस संपत्ति में कम हुआ या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत उसको पड़ गई जो उसको संपत्ति खरीदते वक्त ध्यान रखने की जरूरत थी, तो बाद में उसको कई लाखों रुपए खर्च करके भी वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है और उसको कई तरह की मुश्किलें और आफत का सामना करना पड़ता है। तो संपत्ति बेचने वाला इसमें इतना एक्टिव नहीं रहता है, उसको तो सिर्फ उस संपत्ति के पैसे प्राप्त करने से मतलब होता है और वो जितने भी दस्तावेज हैं वो क्रेता को सुपुर्द करके वहां से अपना पैसा लेकर चले जाना चाहता है। इसलिए विक्रेता इतना एक्टिव नहीं रहता। इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा खरीदार को, क्रेता को, जो संपत्ति खरीद रहा है, जिसके नाम से उस संपत्ति की रजिस्ट्री हो रही है, जिसका पैसा खर्च हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो संपत्ति को खरीद रहा है, अपने जीवन भर की जमा पूंजी उस संपत्ति को खरीदने में लगा रहा है, तो उसको कुछ एफर्ट्स लगा लेने चाहिए। जो चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उन चीजों को वो ध्यान में कर लेगा तो उसकी तमाम तरह की जो संपत्ति को खरीदने के लिए जमा पूंजी वो खर्च करने जा रहा है, वह जमा पूंजी डूबेगी नहीं। तो इस बात को विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संपत्ति बेचने वालों के पास टाइटल जो होता है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। एक संपत्ति का टाइटल पैतृक संपत्ति के रूप में हो सकता है, बंटवारा किया हुआ हो सकता है, उस व्यक्ति के नाम से उसका हक हिस्सा डिक्लेयर किया हुआ हो सकता है, या पुश्तैनी रूप से भी वो संपत्ति पारिवारिक तौर पर कई लोगों की सामलाती हो सकती है। इसी प्रकार एक संपत्ति वो होती है जो किसी भी व्यक्ति ने खरीद कर उसकी रजिस्ट्री अपने नाम से करवाई है, राजस्व विभाग में अपना नाम ट्रांसफर भी करवा रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो खतियानी जमीन होती है, सामलाती जमीन होती है, या पुश्तैनी रूप से किसी व्यक्ति को
जमीन आई हुई है तो उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट हमको देख लेने चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि खतियान उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसके नाम से होना चाहिए। कई केस में बंटवारा होने के बाद उस व्यक्ति के नाम से इंडिविजुअल खतियान हो सकता है। कई केस में ऐसा हो सकता है कि उनके पूर्वजों के सबके नाम ज्वाइंट रूप से उस संपत्ति में चले आ रहे हों और सामलाती रूप से खतियान उस व्यक्ति के पास हो। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देख लेना चाहिए उस व्यक्ति के पास जमाबंदी है या नहीं है, ऑनलाइन रूप से शो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका प्रिंट कॉपी उसके साथ है या नहीं है। इस जमाबंदी को आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप ऑनलाइन तरीके से भारत देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य में रह रहे हो तो हर राज्य की एक अलग वेबसाइट इससे संबंधित होती है। अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप जमाबंदी केवाला को आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं या अन्य किसी भी महाराष्ट्र, गुजरात कहीं पर भी रह रहे हैं तो जमाबंदी को आप ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसमें ऑनलाइन जमाबंदी को देखने के बाद जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं उसका विवरण उस जमाबंदी में है या नहीं है, इसको आपको बहुत बारीकी से चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी जानकार व्यक्ति से जो संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को चेक कर सकता है उसको आप इसको चेक करवा सकते हैं। जमाबंदी में उस प्लॉट से संबंधित, उस संपत्ति से संबंधित, वो संपत्ति कितने साइज में आप ले रहे हैं उससे संबंधित और उस संपत्ति का रकबा कितना उस संपत्ति में बचा हुआ है, शेष कितनी जमीन बची हुई है, उससे संबंधित तमाम तरह की डिटेल होती है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आपको ऐसी जमीन में सामलाती जो जमीन है या खतियानी जमीन है उसमें आपको ये देख लेना चाहिए कि उस संपत्ति से संबंधित करंट रसीद कट रही है या नहीं कट रही है। कई संपत्ति बेचने वाले ऐसी किसी भी संपत्ति की राजस्व विभाग में रसीद नहीं कटवाते और उनके पास पूर्वजों की कटी हुई 1 या 2 रसीद होती है और उसी की बेस पर वो ये मानकर चलते हैं कि उस संपत्ति की रसीद कटी हुई है और कंटिन्यू वर्तमान यानी कि टिल डेट तक की कोई रसीद उनके पास नहीं होती। कई केस में हमने ऐसे देखा है कि रसीद कटी हुई है या नहीं है इसके बारे में काफी लोग जानकारी नहीं देते और ऐसी किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा दी जाती है और उसके बाद खरीदने वाला व्यक्ति कोर्ट कचहरी के, तहसील ऑफिस के चक्कर काटते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। और आपको कई सालों के चक्कर लगाने के बाद भी कई बार वो दस्तावेज नहीं मिलता, भले ही आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं। आपकी किस्मत अच्छी होगी कि कुछ पैसा देने के बाद वो डॉक्यूमेंट, वो रसीद आपको तुरंत मिल जाए, वो दस्तावेज जो आपको संपत्ति की रजिस्ट्री करवाते समय नहीं था वापस मिल जाए, ऐसी संभावना कम देखी गई है। तो अगर पैतृक संपत्ति है तो इसमें मैंने 3 दस्तावेज आपको बताए हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए। एक खतियान देख लेना चाहिए, दूसरा ऑनलाइन जमाबंदी की नकल ले लेनी चाहिए और तीसरा उस संपत्ति की रसीद कटी हुई है या नहीं है इसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके बाद समस्या कब आती है कि जमाबंदी में जॉइंट नाम होते हैं, उस व्यक्ति का नाम नहीं होता जो व्यक्ति आपको संपत्ति बेच रहा है, क्योंकि उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ होता। अब अगर जमाबंदी उस व्यक्ति के नाम से है जिस व्यक्ति से आप उस संपत्ति को खरीद रहे हैं, जो व्यक्ति आपकी संपत्ति को आपके नाम से रजिस्ट्री करवाकर आपको दे रहा है, लेकिन अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, पूर्वजों के नाम से है, तो फिर आपको उस संपत्ति का पहले बंटवारा करवाना चाहिए। उस व्यक्ति के नाम से उसका हक और हिस्सा इंडिविजुअल रूप से उसमें छिड़वाना चाहिए और उसके बाद ही उस संपत्ति को आपको लेना चाहिए। बंटवारा भी अगर आप करवाते हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से वंशावली से करवाना चाहिए। कई बार उस संपत्ति से संबंधित वंशज छूट जाता है और वंशावली में उसका नाम नहीं आ पाता और बाद में वही व्यक्ति उस संपत्ति पर आक्षेप लगाता है और ऐसे किसी भी खरीद और बेचान को रुकवा सकता है। इसलिए पूरी जानकारी करें कि उस संपत्ति से संबंधित वंशावली किस प्रकार से है, उस संपत्ति से संबंधित हकदार कितने हैं और किस किस हकदार के कितनी संपत्ति किस हक में कहां पर आ रही है। कई बार ऐसी किसी भी संपत्ति का मौखिक बंटवारा हुआ होता है और मौखिक बंटवारे के स्वरूप वो सभी लोग अपना अपना हक हिस्सा लेकर उस पर मकान बनाकर काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं और खरीदार यही देखता है कि इस व्यक्ति के पास इस संपत्ति का, इस टुकड़े का कब्जा है, इसका मौखिक रूप से बंटवारा हो रखा है। तो ये सही बात नहीं है। इसके लिए आपको लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से उसका बंटवारा करवाकर उस जमीन को जहाँ वो काबिज हो रखा है वहां पर उसका नक्शा बना हुआ है या नहीं है और वो नक्शा वैलिड रूप से बना हुआ है या नहीं। इसके लिए तहसीलदार कार्यालय से एक लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होता है जो ये दर्शाता है कि उस भूमि का कब्जा उस व्यक्ति के पास किस जगह पर सामलाती तौर से है और वह उसका हक और हिस्सा है। ये जो नक्शा बनता है उस पर जमाबंदी डिटेल, उस प्लॉट की डिटेल, खतियान की डिटेल और वो कितने रकबा है यानी कि उसका माप और साइज क्या है, ये तमाम तरह की सारी जानकारी उसमें होती है और संपत्ति खरीदते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात तो हो गई कि पैतृक संपत्ति है, सामलाती जमीन है या खतियान की जमीन है, लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसी किसी भी जमीन को खरीदा है
उसकी स्व अर्जित वो संपत्ति है और उसके पास उस संपत्ति की रजिस्ट्री है या पट्टा है, तो ऐसी किसी भी संपत्ति में हम क्या दस्तावेज देखें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उस संपत्ति से संबंधित केवाला यानी कि उसकी सेल डीड रजिस्ट्री उसके पास बनी होनी चाहिए, उस व्यक्ति के नाम से वो संपत्ति की रजिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा करंट रसीद उसके पास राजस्व विभाग से कटी हुई होनी चाहिए, जमाबंदी में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ऑनलाइन रूप से बिल्कुल सही तरीके से वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ी हुई होनी चाहिए, करंट जमाबंदी में पूरा माप और साइज उसमें दिखाई गई हो। इसके अलावा कई ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि राजस्व विभाग के निकाय जारी करते हैं, जैसे कि नगर निगम हुआ, नगर परिषद हुआ, हाउसिंग बोर्ड हुआ या डेवलपमेंट अथॉरिटी हुए। तो ये किसी भी संपत्ति को अपनी कॉलोनियां काटकर उसमें प्लॉटिंग करते हैं और उस प्लॉट को अलॉट करते हैं। तो अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति अलॉट हुई है तो उसका अलॉटमेंट लेटर देख लेना चाहिए, नोटिस देख लेना चाहिए, जमा पैसों की रसीद देख लेनी चाहिए, लीज राशि भरी गई है या नहीं भरी गई है ये देख लेना चाहिए, और उस संबंधित व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी किया गया होना चाहिए या कन्वेंस डीड परपेचुअल लीज जारी की गई होनी चाहिए। तो इसमें मुख्य बिंदु यही है कि संपत्ति जो बेच रहा है उसके नाम से सरकारी रिकॉर्ड में मूल सारे दस्तावेज होने चाहिए, और उससे पहले के जो चैनल दस्तावेज हैं, यानी कि उसने कोई रजिस्ट्री से संपत्ति खरीदी है तो उस व्यक्ति के नाम से वो रजिस्ट्री होनी चाहिए या उस व्यक्ति के नाम से पट्टा होना चाहिए। हमने कई जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी या आवासन मंडल की जमीनों का सेल और बेचान किया है, तो इन दस्तावेजों में मूल रूप से पट्टा होता है या कन्वेंस डीड परपेचुअल लीज होती है, और ये संबंधित निकाय जिस भी व्यक्ति को पट्टा जारी करता है या कन्वेंस डीड या परपेचुअल लीज जारी करता है तो उस दस्तावेज को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको रजिस्टर्ड करवाकर उस व्यक्ति को रखना होता है, और उसके बाद उस संपत्ति से संबंधित जमा पैसों की रसीद, लीज के भरे गए पैसों की रसीद, लीज मुक्ति सर्टिफिकेट, एनओसी का सर्टिफिकेट और इस तरह के कई तमाम दस्तावेज उस संपत्ति में हमें देखने होते हैं। और उसके बाद जो पट्टाधारक होता है या जो लीज डीड धारक होता है वह उस संपत्ति का आगे बेचान करता है और आगे फिर उसकी रजिस्ट्री बनती है। तो संपत्ति के दस्तावेजों में ये सारी चीजें देख लेने के बाद आपको जो संपत्ति का विक्रेता है उस व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड कॉपी ले लेनी चाहिए, उनके फोटोज ले लेने चाहिए, और फिर उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करके फिर उसका पैसा देकर उसकी रजिस्ट्री करवानी चाहिए। और इन तमाम सारे दस्तावेजों को दोस्तों अगर आप हमसे चेक करवाना चाहते हैं तो किसी भी संपत्ति को खरीदने और बेचने से पहले आप अपनी संपत्ति के दस्तावेज चेक करवा सकते हैं। इससे आपके सामने यह स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं वो पाक साफ है और बिल्कुल उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या कोई पेपर कम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने पर कोई दस्तावेज उसमें मिसमैच है, कोई भी दस्तावेज उसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी किसी भी संपत्ति को खरीदने पर आपको सिर दर्द ही मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ही मिलेगी, और ऐसी किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद आपके दिए गए पैसे डूबने की कगार पे जरूर आ जाएंगे। तो अपने जीवन भर की जमा पूंजी को खरीदने के लिए, किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर उस संपत्ति के तमाम दस्तावेजों को आसानी से चेक कर लें। इस बात को देख लें कि उसमें किसी भी तरह का कोई दस्तावेज फ्रॉड तो नहीं है, कोई भी दस्तावेज कम तो नहीं है, या किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट दस्तावेज तो नहीं है। तो इसमें सिंपल सा प्रोसेस एक बार फिर बता देता हूं कि संपत्ति को चेक करें, वैल्यू उसकी पता करें, उसके बाद सेल एग्रीमेंट बनवाएं, उसके बाद उस संपत्ति के तमाम दस्तावेजों को चेक करवाएं, फिर लीगल तरीके से उस संपत्ति का पेमेंट करें, कब्जा प्राप्त करें, सारे दस्तावेजों को लेकर उस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम से करवाएं। और इस प्रकार से अगर आप संपत्ति किसी भी तरह की खरीदते हैं तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को अगर आपने कुछ जानकारी प्राप्त की है, पसंद किया है, तो अब एक लाइक जरूर करिए। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी तरह के नए वीडियोस बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया कि संपत्ति के किसी भी तरह के दस्तावेज को आप हमसे चेक करवा सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई दस्तावेज जैसे कि सेल डीड, केवाला, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, दान पत्र यानी कि गिफ्ट डीड, विल यानी कि वसीयत, ये तमाम तरह के दस्तावेज आप हमसे बनवा सकते हैं, या इनके फॉर्मेट भी नाम मात्र के शुल्क पर आप हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।